नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 तक को सॉल्व कर लिया था। आज हमें यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर बात करनी है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आपकी स्क्रीन के सामने है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपके सामने नीचे दो प्रॉब्लम है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों के दोनों पार्ट में हमें क्या करना है कि उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना है, बट उसके आगे लिखा हुआ है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उन दोनों के सॉल्यूशन को फाइंड करना है, लेकिन वो जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। जहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट आपके सामने है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। आपके सामने क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने क्या करा, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है, वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब अगर आपने बॉयज में 4 और ऐड कर दिया तो आपके पास गर्ल्स आ जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आप बताइए ऐसे यहाँ पर कितने बॉयज और गर्ल्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। क्वेश्चन की कहानी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। अब इसका मतलब समझिएगा, आपको पता है किसी क्लास में जो भी स्टूडेंट होते हैं वो या तो बॉयज होते हैं या फिर गर्ल्स होते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके सामने यहाँ पर ये 10th क्लास है, इस 10th क्लास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो गर्ल्स में और एक यहाँ पर बॉयज में। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि दोनों के दोनों मतलब 10th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। इसका ये मतलब है कि इस 10 में से कुछ आपके सामने गर्ल्स भी होंगी और कुछ आपके सामने बॉयज भी होंगे। मतलब जब आप गर्ल्स को बॉयज में प्लस करोगे, गर्ल्स आपके पास जितनी भी हैं उसका कॉम्बिनेशन ले लो, जितने बॉयज हैं उतने के साथ, तो आपके सामने रिजल्ट ये वाला नंबर यहाँ पर 10 आएगा। बात समझ आ रही है। अब मैथ में हम लोग डायरेक्ट तो गर्ल्स बॉयज लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम देंगे। मैं यहाँ पर लेट करूंगा कि लेट से जो हमारे पास गर्ल्स है उसका नाम मैंने एक्स दिया, और जो मेरे पास यहाँ पर बॉयज है उसका नाम मैंने यहाँ पर वाई दिया। तो गर्ल्स और बॉयज का कॉम्बिनेशन दोनों को आपस में मिलाकर कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं। मतलब जब आप x को y में प्लस करोगे, जब आप x का कॉम्बिनेशन y के साथ लोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि 10th क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। उसी में आगे लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहां पे जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब आपको गर्ल्स कब मिल रही हैं, जब आप अपने बॉयज में 4 को प्लस कर रहे हो। जितने भी बॉयज हैं उसमें 4 प्लस कर दो, आपके सामने गर्ल्स का रिजल्ट आ जाएगा। अब बॉयज का नाम हमने क्या दिया है, वाई दिया है। इसका मतलब आप वाई में क्या कर दो, 4 को प्लस कर दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, गर्ल्स का, और गर्ल्स का मतलब एक्स मिल जाएगा। ये बात आपको समझ आई। जो ये प्लस वाई है वो इधर आके माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया, और यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 10 आ गया। आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाय ग्राफिकली मेथड दोनों की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको पता है किसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, जैसे आप लोग यहाँ पर अपने कार्टेशियन प्लेन पर अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आपका x और एक आपका यहाँ पर y। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी इस वाली इक्वेशन को लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपको पता है अगर मैं इस x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो इस x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0। और अगर मैं इस y एक्सिस की बात कर रहा हूं तो y एक्सिस पे आपका x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं वही करूंगा,
एक बार अपने x को 0 पुट करूंगा क्योंकि x को 0 पुट करने से मुझे y मिल जाएगा, और अगली बार मैं अपने y को 0 पुट करूंगा क्योंकि y 0 पुट करने से मुझे x मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो आपके पास ये हो जाएगा 0 प्लस का y इज इक्वल टू 10, मतलब y जो है वो फाइनली आपके पास यहां पर 10 आ गया। जबकि अगली बार अगर मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ये x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 10, x में 0 प्लस करा तो x आपके पास यहां पर 10 आ गया। ये बात आपको समझ आई। ऐसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड पर आ जाओ, जो कि आपके पास है यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से वही काम, एक बार x 0 और एक बार आपका y 0। अब मान लीजिए आपने x 0 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उस तरफ चला गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4। अगली बार आप y 0 पुट कर दो, यहां कर देता हूं। अगर आपने y 0 पुट किया तो x माइनस वाई की जगह 0 और इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आपका जो x है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस वाली कंडीशन में x भी 10 और y भी 10, इस वाली कंडीशन में x 4 है और y आपका यहां पर माइनस 4 है। अब ध्यान से समझिएगा, आपको पता है जो भी आपके पास ग्राफिकल होता है उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, और ग्राफ पेपर पे ना ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर लाइनें होती हैं। अब उस लाइन, मेरे पास ये जो बोर्ड है वो जनरली चौक वाला है तो मैं 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वरना अगर वैसा बोर्ड होता टीवी वाला तो काफी उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं इसको रफ कर दूं। ओके, यहाँ पर आपके पास x 10 था और y भी 10 था। अब जो x है 10 वो तो आपको यहाँ कहीं मिलेगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यहाँ कहीं आपको x 10 मिलेगा, और y जो है वो 10 वो भी आपको यहाँ कहीं ऊपर मिलेगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो लेट से यहाँ पर आपको y जो है वो 10 मिला। आपने क्या करा, दोनों की दोनों को, मतलब x 10 को भी लिख दिया, y 10 को भी लिख दिया, इन दोनों के दोनों पॉइंट को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, कुछ इस तरीके से। ये आपको समझ आया? आपने क्या कर लिया, इस लाइन का ग्राफ बना लिया, सिर्फ ऊपर वाली लाइन का। अब इस नीचे वाली लाइन पर आ जाओ, इसका सॉल्यूशन था x4 और y आपका माइनस का 4। तो x जो 4 है वो तो आपको यहां कहीं मिलेगा, ऐसे 1 2 3 4 अगर आपने फिल करा तो x4 यहां मिल जाएगा, और जो y माइनस का 4 है, नेगेटिव है, वो तो ऐसे नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहां कहीं आपका 1 2 3 और 4 लेट से यहां कहीं पे आपका y जो है वो माइनस का 4 है, और यहां पर जो x है वो आपका प्लस का 4 है। दोनों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा आपका। अब आप यहां पर ये ध्यान से देखिए कि इन दोनों ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर टच करा, यहां पे इस पॉइंट पर टच करा। तो इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को जहां कट करा वही रिजल्ट आपका सॉल्यूशन आएगा, वही रिजल्ट आपका सॉल्यूशन आएगा। अब यहां पे पता है समझाने वाली बात क्या है, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पे रिजल्ट आपका ऐसे होता है, ऐसी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर लाइनें होती हैं ऊपर नीचे। क्या बात आपको समझ आ रही है? ऐसा आपका ग्राफ पेपर होता है। मैं काम करता हूँ, गूगल से इमेज कॉपी करके लगा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्राफ पेपर आपके सामने किस तरीके का होता है। तो अब वहां पे ग्राफ पेपर आपने ऐसा बनाया तो उस पे लाइनें होती हैं, जैसे ये 1, फिर उसके बीच में अगर कुछ आ रहा है तो 1.1 1.2 1.3। बात समझ आ रही है ना? जैसे मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, लाइन 1 की ऐसे होती है, लाइन 2 की ऐसे होती है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लाइन 1 की ऐसे, लाइन 2 की ऐसे। उसके बीच में भी लाइनें होती हैं, ये वाली होती है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर लास्ट में ये वाली 2। ऐसी लाइनें भी होती हैं, ऐसी ऊपर भी होती हैं 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके ऊपर भी लाइनें होती हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 1 और 2 के बीच में बताया है, ये तो हर एक नंबर के बीच में होता है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो भी आपके पास, क्योंकि आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हो, तो जो भी आपके पास ये सॉल्यूशन आया, आप लोग एक छोटा सा काम करो, उसके नीचे से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस की तरफ, परपेंडिकुलर डालो नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, और एक बार अपने यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर कर डालो। ये बात आपको समझ आ रही है? जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया वहां से नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर अपना परपेंडिकुलर डालो, और वहीं से इधर वाई एक्सिस की तरफ बगल में अपना परपेंडिकुलर डालो। क्या ये भी आपको समझ आया? अब वो एक्स एक्सिस को जहां टच करता है वो एक्स का रिजल्ट है, वो एक्स का सॉल्यूशन है। वो परपेंडिकुलर वाई को जहां टच करता है वो वाई का रिजल्ट है, वो वाई का सॉल्यूशन है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका जो x का सॉल्यूशन है वो 4, 5, 6 और उसके बाद यहां कहीं आपका 7 पे मिलेगा। आप जब देखेंगे तो ये ग्राफ जब आप x एक्सिस पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 7 को टच करेगा। जबकि जो y का कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका रियल सॉल्यूशन है। मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है ग्राफिकली मेथड से। उम्मीद कर रहा हूं आप भी ग्राफ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिख भी रहा होगा कि उस सॉल्यूशन ने x को नीचे की तरफ 7 पे टच करा और बगल में y को 3 पर टच करा। तो 7 और 3 आपके पास सॉल्यूशन है। कोऑर्डिनेट में आप लोग लिखोगे 7,3, मतलब x आपके पास 7 है और y आपके पास 3 है। ये रियल सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। अब x की वैल्यू क्या है? गर्ल्स, मतलब x का क्या नाम है? गर्ल्स, और y का क्या नाम है? बॉयज। तो गर्ल्स कितनी है? 7, और बॉयज कितने हैं वहां पर? 3। उसका मतलब उस 10th क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 7 है और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो आपके सामने कितने हैं? 3 है। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वेशन को बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया है और आप उसे बाय ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक बार x को 0 पुट करिए, आपको y का रिजल्ट मिलेगा। अगली बार आप y को 0 पुट करिए, आपको x का रिजल्ट मिलेगा। उसको उठा के अपनी इक्वेशन पे पुट करिए। दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वही उसके पास सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप x से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाल दो और y में बगल की तरफ परपेंडिकुलर डाल दो। x को जहां टच करेगा वो x का सॉल्यूशन, y को जहां टच करेगा वो परपेंडिकुलर, वो y का सॉल्यूशन। वही आपके पास x और y आ जाएगा और वही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हम लोगों को क्या करना है? इस इक्वेशन को भी यहाँ पर, मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली मेथड। सेम वही कंसेप्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन आप लोगों ने खरीदा होगा या कुछ भी करा होगा तो आपको ये पता चलता है कि जब उनको आप लोग एक साथ मिलाते हैं तो उनका कॉस्ट 50 रुपीज आता है। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन आपस में मिलकर 46 रुपीज का कॉस्ट लेती हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन का यहाँ पर कॉस्ट निकालना है। अब ध्यान से समझना। मान लीजिए आप लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद आपने पेंसिल खरीदा और ऐसे ही आपने यहाँ पर पेन खरीदा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लेट करा कि आप लोगों ने 3 पेंसिल खरीदी हैं और आप लोगों ने 2 पेन खरीदे हैं। क्या ये भी समझ आया? पेंसिल का जो कॉस्ट है वो लेट से यहाँ पर 5 रुपीज है और जो पेन का कॉस्ट है वो लेट से यहाँ पर 10 रुपीज है। ये भी समझ आ रहा है? मार्केट गए आप लोगों ने कुछ पेंसिल्स और पेन खरीदी। नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके पास 3 है, नंबर ऑफ पेन आपके पास 2 है। जो पेंसिल की कॉस्ट है वो 5 रुपीज है और जो पेन की कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो ध्यान से समझना, जो पेंसिल का प्राइस आपको पड़ा वो 5 3 जा 15 रुपए आपने पेंसिल के पे करे और 10 2 जा 20 रुपीज आपने यहाँ पर पेन के पे करें। अगर मैं टुगेदर की बात करूं, दोनों को एक साथ कितना आपने पे करा, तो 35 रुपीज आप लोग क्या कर आए हैं? पे कर आए हो। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, आपने कॉस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास रिजल्ट आया। आपने कॉस्ट में
नंबर ऑफ आइटम्स की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास उसका कॉस्ट आया और दोनों कॉस्ट को प्लस करने पर टुगेदर सॉल्यूशन आया। सेम वही काम यहां पर है। क्वेश्चन वाला बात करता है 5 पेंसिल और 7 पेन की। सबसे पहले अब मुझे पेंसिल कितनी है, सॉरी पेंसिल का कॉस्ट क्या है, पेन का कॉस्ट क्या है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं लेट करूंगा कि लेट से कॉस्ट ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपए और पेन का कॉस्ट आपके पास y रुपए है। तो सबसे पहली क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 पेन, मतलब उसमें आइटम्स में कॉस्ट की मल्टीप्लाई करो, फिर आइटम में कॉस्ट की मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करो, टुगेदर कॉस्ट आ जाएगी। तो 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज है। मैं यहां पर लिख देता हूं 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट आपके पास 50 रुपीज है। तो ध्यान से सुनो, 5 आपके पास नंबर ऑफ आइटम है, 7 आपके पास नंबर ऑफ आइटम है, कॉस्ट कितनी है x और y, पेंसिल की x, पेन की y। तो 5 के साथ पेंसिल की जगह x, 7 के साथ पेन की जगह y और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। पहली क्वेश्चन समझ आई। सेम ऐसे ही उसके बाद वाली क्वेश्चन, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल है अगली बार और 5 आपके पास पेन है और उसका जो कॉस्ट है वो यहां पर 46 रुपए है। फिर से पेंसिल की जगह x और पेन की जगह y, तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 5y और इज इक्वल टू यहां पर आपके पास 46 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली मेथड। तो कंसेप्ट हमारा वही होगा, एक बार x0 और एक बार आपका y0। अगर मैंने इस इक्वेशन को पकड़ा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले रिजल्ट को, तो ध्यान से समझना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले रिजल्ट है आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आप यहां पर एक बार x की जगह 0 पुट कर दो। जब आपने x की जगह 0 पुट करा तो ये आपके पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिवाइडेड बाय 7। वैसे ही अगली बार क्या कर दो, y को 0 पुट कर दो। तो अगर आपने y 0 पुट किया तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 5x, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इधर क्या बचा आपके पास 50 बचा। अब ये जो 5 यहां मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में, तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 जा 50, मतलब x आपके पास 10 आ गया। सेम वही काम इसमें करो। आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है और वो रिजल्ट है यहां पर 7x प्लस 5y और इज इक्वल टू आपके पास 46। वही फिर से काम, एक बार x0 और एक बार y0। आपने यहां पर x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ये वाला 5y इज इक्वल टू 46। जो 5 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 46 अपॉन में 5। वही काम अगली बार करो, y को 0 पुट कर दो। जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7x और यहां पर आपके पास 46 आ जाएगा। जो 7 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में, तो जो x है वो आपके पास आ गया 46 डिवाइडेड बाय 7। सारे के सारे पॉइंट आ चुके हैं, हमें उठाकर यहां ग्राफ पे पुट करना है। ये आपके पास यहां पर कार्टेशियन प्लेन है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले अपनी इस वाली इक्वेशन में x और y का क्या रिजल्ट है, x 10 है और y 50/7। 50/7 का अप्रोक्सीमेट मतलब 7.1, क्योंकि 7 7 जा 49, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 50/7 का जो अप्रोक्सीमेट मीनिंग आएगा वो आपके पास यहाँ पर 7.1 आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो 7.1 तो 7 से जस्ट हल्का सा बड़ा है ना, हाँ ओके। तो x आपके पास 10 है और y आपके पास 50/7 है। अब जो x 10 है वो लेट से आपको यहाँ कहीं पे x की वैल्यू 10 मिलेगी, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप 10 तक गए, और y जो है 50/7 मतलब 7.1, तो वो तो यहाँ कहीं 7 और 8 के बीच में मिलेगा आपको।
लेट से यहाँ पर आपका है 50 अपॉन में 7.1। ये समझ आया? आपने दोनों को यहाँ पर क्या करा, एक डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करा और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से अपने दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये आपको समझ आया? सेम वैसे ही यहां पर आ जाओ। यहां लिखा है x की वैल्यू 46 अपॉन में 7। अब 46 अपॉन 7 का फिर से अप्रोक्सीमेट मतलब, तो आपके पास 46 अपॉन 7 है, 7 6 जा कितना होता है 42, 4 बचा, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 5 जा 35, तो अप्रोक्सीमेट 7.5। तो x आपके पास है, सॉरी 6.5, तो x आपके पास अप्रोक्सीमेट में 6.5 है। y पर आ जाओ, 46 को 5 से डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा 5 9 जा 45, 1 बचा, पॉइंट की हेल्प से 0, 5 2 जा 10, 9.2 आपके पास y आ रहा है। तो वो तो और ऊपर होता है, यहाँ 9 होगा, यहाँ कहीं आपके पास 10 होगा, तो इसके बीच में यहाँ कहीं 9.2 या फिर आप कह सकते हो 46 अपॉन में 5। दोनों को डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करा और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से क्या करा, अपने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों के दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करा वही आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये बात भी आपको समझ आ रही है? तो आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, उस पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से बिल्कुल नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस की तरफ, और यहां से बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ। उसने एक्स को जहां भी टच करा, वाई को जहां भी टच करा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। रिजल्ट मैं आपको बता दूं, जब आप इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये x को जो है वो 3 पर टच कर रहा है यहाँ पे, और y को जो है वो 5 पे टच कर रहा है। क्योंकि आपके पास ग्राफ, मेरे पास भी ग्राफ होता, मैं देख लेता कि ये लाइन ने x एक्सिस को कहाँ टच करा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 1 2 होगा, फिर उसके बाद 3 आए, 3 पे टच करा, फिर यहाँ 4 5, तो 3 पे टच कर रहा है तो 3 सॉल्यूशन है। y को कहाँ टच कर रहा है, तो ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, y को 5 पे टच कर रहा है तो y की वैल्यू 5 है। ऐसे पता चल जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? बस अपने इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे की तरफ क्या करो, नीचे और बगल की तरफ परपेंडिकुलर डाल दो। x को जहां टच करा वो x का सॉल्यूशन, y को जहां टच करा वो y का सॉल्यूशन, तो 3,5 आपके पास इसका सॉल्यूशन आया। अब x का क्या नाम था, पेंसिल, और y का क्या नाम था, पेन। मतलब पेंसिल की कॉस्ट कितने रुपए है, 3 रुपीज, और पेन की कॉस्ट कितने रुपए है, 5 रुपीज। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी? ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आप रेशियो को कंपेयर करिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 रेशियो को कंपेयर करिए और बताइए फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a one point, मतलब वो दोनों एक दूसरे को एक जगह पे टच कर रही हैं, या फिर वो आर पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल को हम लोग यहाँ पर कोइंसिडेंट भी कहते हैं, सॉरी हाँ, पैरेलल को हम लोग यहाँ पर कोइंसिडेंट भी कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आप क्या करिए, अपने रेशियो को कंपेयर करिए a1 का रेशियो a2 के साथ, मतलब a1 अपॉन a2, b1 का रेशियो b2 के साथ, मतलब b1 अपॉन b2, और ऐसे ही c1 का रेशियो c2 के साथ, मतलब c1 अपॉन c2 आप कंपेयर करिए। फाइंड आउट, और ये हमें बताइए कि वेदर द लाइंस, जो भी आपके पास लाइंस हैं रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट का मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक जगह पे टच करा होगा। पैरेलल का मतलब है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर बिल्कुल अनदर वाली लाइन आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो, थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं। आपके पास किसी लाइन की जनरल सॉल्यूशन क्या होती है, अगर मैं 2 लाइन की बात करूंगा तो लेट से पहली वाली लाइन का जनरल सॉल्यूशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अनदर वाली लाइन का जनरल सॉल्यूशन a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ये आपके सामने लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। आपको क्या करना है, A1 का रेशियो A2 के साथ, B1 का B2 के साथ और C1 का C2 के साथ, मतलब तीनों चीज। आप A1 अपॉन A2 भी निकालिए, आप B1 अपॉन B2 भी निकालिए और आप C1 अपॉन C2 भी निकालिए। ये आपको समझ आया। अब यहां पर ना आपके पास 3 सॉल्यूशन बनते हैं, टोटल आपके पास 3 सॉल्यूशन बनते हैं। सबसे पहले रिजल्ट ये आता है कि जो आपके पास A1 अपॉन A2 है वो इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, ये पहला सॉल्यूशन आता है। सेकंड कंडीशन आपके पास आती है कि जो A1 अपॉन A2 है वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के और वो इक्वल होगा आपके पास C1 अपॉन C2 के। और जो थर्ड सॉल्यूशन है वो आपके पास आता है कि जो A1 अपॉन A2 है वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट वो इक्वल नहीं होगा आपका C1 अपॉन C2 के। क्या बात समझ आ रही है? आपके पास टोटल 3 सॉल्यूशन आते हैं। जो सबसे पहले वाला फर्स्ट सॉल्यूशन है, जहां पर A और B वाला पोर्शन, A और B वाला पोर्शन आपस में इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा होगा, और इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दो लाइन एक दूसरे को जितनी जगह टच करती हैं उतने ही आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। जब उन्होंने सिर्फ एक जगह टच करा तो उसके पास यहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ये आपको समझ आया? जबकि आपके पास अगर ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उसके पास बहुत सारे आंसर हैं। और इसी को हम लोग यहां पर एक छोटा सा और नाम दे सकते हैं, कोइंसिडेंट। क्या नाम दे सकते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन बिल्कुल ऊपर आ चुकी है दूसरी वाली लाइन के। जैसे ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, अब आपको पता है दो लाइन एक दूसरे को जितनी जगह टच करेंगी उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन, अगर इसी फर्स्ट लाइन के ऊपर मैंने बिल्कुल एक दूसरी लाइन बना दी, बिल्कुल ऊपर एक दूसरी लाइन बना दी, तो पहली वाली लाइन ने और दूसरी वाली लाइन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब वो दोनों की दोनों हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगी? टच करेंगे। तो आपके पास एक लाइन के पास तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं, इसका क्या मतलब है कि उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। जबकि इस वाली कंडीशन को हम लोग यहां पर कहते हैं कि वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और या फिर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। और कभी भी टच नहीं करने का मतलब जब वो एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रही हैं तो उसके पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितनी जगह टच उतने उसके पास सॉल्यूशन, नो टच नो सॉल्यूशन। तो ये रिजल्ट आपको समझ आया। अब यहां पर पता है आपके पास अगर एक छोटा सा वर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहीं पर बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आगे चल के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इसकी बात होगी, तो इसको समझना। अगर आपके पास किसी लाइन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी लाइन के, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन आपने दी हुई है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो कंसिस्टेंट। और अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। जैसे ध्यान से देखना, आपने जब इक्वेशन को सॉल्व करा तो उसके पास दो कंडीशन है, वो दोनों एक दूसरे को एक जगह टच कर रहे हैं या इनफाइनाइट जगह टच कर रहे हैं। तो चाहे एक जगह करें या इनफाइनाइट जगह करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों केस में सॉल्यूशन आ रहा है। एक सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों केस को हम लोग यहाँ पर कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। जबकि पैरेलल वाली कंडीशन में जहां पर ए और बी का तो पोर्शन इक्वल था लेकिन सी का पोर्शन इक्वल नहीं है, पैरेलल वाली कंडीशंस, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि वो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। क्या बात समझ आ रही है? वो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखना, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है,
वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन है जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आई थिंक अब हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिक जो था वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हमने पहले भी अपनी जो पुरानी वीडियो है जिसमें हमने आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को कुछ कवर किया हुआ है, वहां पर हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब एनसीईआरटी बता रहा था तो मैंने थोड़ा सोचा कि आपको एक बार फिर से कंसेप्ट का रिवाइज करवा दूं, तो वो काफी अच्छा रहेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? ओके, अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपके पास है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर रिजल्ट है। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट x1 के बगल वाला a1, y के बगल वाला b1, और जिसके पास कुछ नहीं है वो c1। यहां पर x के बगल वाला a2, y के बगल वाला b2, जिसके पास कुछ नहीं है वो c2। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अच्छा, प्लस माइनस को लेके चलना है, कहने का ये मतलब है कि जो b1 होगा वो आपके पास माइनस का 4 आएगा, और जो c1 होगा वो आपके पास 8 आएगा। जबकि इस वाले रिजल्ट में जो आपके पास a2 होगा वो 7 आएगा, जो b2 होगा वो 6 आएगा, और जो आपके पास c2 होगा वो माइनस का 9 आएगा। क्या आपको ये समझ आया? अब आपको अपने तीनों रेशियो फाइंड करने हैं। आप a1 का रेशियो a2 के साथ फाइंड करो, मतलब 5 का रेशियो 7 के साथ फाइंड करो। आप b1 का रेशियो b2 के साथ, मतलब -4 का रेशियो इस वाले 6 के साथ। अब 4 और 6 तो कैंसिल होते हैं, देखो 5 और 7 नहीं हो रहे थे, दोनों के दोनों एक दूसरे के मतलब प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि 4 और 6 में तो 2 कॉमन है ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो माइनस का 2/3 आ गया। ऐसे ही जब आप c1/c2 करोगे तो c1 आपके पास 8 है, c2 माइनस का 9 है, माइनस नीचे कभी नहीं आता, इसको ऊपर लिख दो माइनस का 8/9। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर ये देखो 3 सॉल्यूशन था। a1, a वाला पोर्शन b के इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड था तीनों a b c तीनों इक्वल है। थर्ड था a b इक्वल है लेकिन c इक्वल नहीं है। तो जरा सेकंड और थर्ड वाले पर ध्यान दो, वहां पर a और b आपस में इक्वल थे। आगे चाहे c इक्वल हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, c हो रहा है इक्वल तो इनफाइनाइट, c इक्वल नहीं है तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले a और b होना चाहिए था, यहाँ पर a और b इक्वल नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले वाला केस है। इस वाली कंडीशन में आपका a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, सबसे पहले वाला केस। और सबसे पहले वाले केस का मतलब है इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट, वो उसको सिर्फ एक ही जगह पर टच कर रहा है। क्या आपको बात समझ आई? काफी इजी था। एक काम करते हैं, यहीं पर हाथों हाथ सेकंड कर लेते हैं, स्पेस है, हो जाएगा। सेकंड है आपके पास 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, और यहां पर है आपके पास 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं बुक में से लिखता हूं क्योंकि फिर अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा और फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा तो टाइम काफी ज्यादा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ कि फोटो खींच के स्क्रीनशॉट उसका लेके फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ स्क्रीन पे, तो काफी अच्छा दिखाई देता है, समय भी मेरा बच जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? ओके, तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है, आपके स्क्रीन पर तो आ ही रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके कॉफिशिएंट लिखिए। कॉफिशिएंट का मतलब जैसे x के पास 9 है तो a1 आपके पास 9 आ गया, b1 आपके पास 3 आ गया, और c1 आपके पास 12 आ गया। बात समझ आ रही है? वैसे ही a2 आपके पास 18 आ गया, b2 आपके पास 6 आ गया, और c2 जो है वो आपके पास यहाँ पर 24 आ गया। आप a1 का रेशियो a2 के साथ फाइंड करिए, मतलब आप a1/a2 निकालिए। इसका मतलब 9 को डिवाइड करिए 18 से, तो आपको पता चलेगा 9 2 जा 18, मतलब 1/2 आ गया। आप b1 का रेशियो b2 के साथ निकालिए, मतलब इस 3 को डिवाइड करिए अपने 6 से, तो 3/6 का मतलब फिर से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। आप c1 को डिवाइड करिए c2 से,
C1 आपके पास 12 है और C2 आपके पास 24 है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर से 1/2 आ गया। आप देख सकते हैं तीनों पोर्शन A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों के तीनों पोर्शन यहां पर आपस में इक्वल है। और जैसे ही ये पोर्शन यहां पर आपस में इक्वल हुए, रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन उसने यहां पर 3 नाम दिए हैं, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। तो आपको पता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक और नाम है कोइंसिडेंट। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट लिखोगे। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को लिखने हैं। कोफिशिएंट आपके पास क्या आएगा भाई? जो A1 है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, x के मल्टीप्लाई वाला A1। जो आपके पास B1 है वो ये -3 आ जाएगा, और जो आपके पास C1 है वो यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? वैसे ही जो आपके पास A2 है वो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो आपके पास B2 है वो -1 आ जाएगा, और जो आपके पास C2 है वो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? फिर से तीनों का रेशियो को देखो, मतलब आप A1 का रेशियो A2 के साथ देखो। इसका मतलब 6 को डिवाइड करो 2 से, तो आपको पता चलेगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब 3/1 आ गया। आप B1 का रेशियो B2 के साथ देखो। B1 है -3 और B2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1 आ गया। आप C1 का रेशियो C2 के साथ देखो। C1 10 है, C2 9 है, 10/9 कैंसिल नहीं होगा, यही रह गया। आप यहां पर देख सकते हो A वाला और B वाला पोर्शन आपस में इक्वल तो है, ये 3/1, ये भी 3/1। A और B वाले पोर्शन तो इक्वल है, लेकिन C वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं है आपका C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल वाली, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पर नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो काफी सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। आगे बढ़े। ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आप अपने रेशियो को कंपेयर करिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, जैसे हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे। फाइंड आउट, आपको ये बताना है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है उसके पास सॉल्यूशन है, वो यूनिक वाला हो, वो इनफाइनाइट वाला हो, दोनों में से कुछ भी होगा मैं कंसिस्टेंट कह दूंगा, और सिर्फ एक नो सॉल्यूशन वाला होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कह दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, और यहां पर है आपके पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको पता है जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, ये जो 5 है आपके पास कांस्टेंट, ये प्लस का जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और राइट में आपके पास 0 बचेगा। सेम वैसे ही जो ये प्लस का 7 है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और राइट में आपके पास यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये वाली लाइन आ गई 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन आ गई 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, दोनों के कांस्टेंट को पकड़कर इधर ले आया। हालांकि क्वेश्चन उधर से भी हो जाता, लेकिन कई बार क्वेश्चन वाला क्या चालाकी करता है कि एक कांस्टेंट को इधर रख देता है लेफ्ट में, एक कांस्टेंट को उधर रख देता है राइट में। बच्चा वहीं पर क्वेश्चन को गलत कर लेता है, क्योंकि प्लस माइनस का चेंज हो जाता है। क्या आपको समझ आ रहा है? तो फायदा ये रहता है कि काम करो, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करते वक्त। अब यहां पर फिर से वही a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो जो a1 का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 3 आ गया, जो b1 का कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गया, और जो c1 का कोऑर्डिनेट है वो माइनस का 5 आ गया। सेम वैसे ही जो a2 का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 2 आ गया, b2 का कोऑर्डिनेट -3 आ गया, c2 का कोऑर्डिनेट माइनस का 7 आ गया। प्लस माइनस लेके चलना है, ये याद रखना। आप क्या करोगे, यहां पर a1 का रेशियो a2 के साथ निकालोगे।
A1 का रेशियो A2 के साथ। तो आपको 3 का रेशियो निकालना है 2 के साथ, 3/2 आ गया। आप B1 का रेशियो B2 के साथ निकालोगे, मतलब इस वाले 2 का रेशियो आप इस -3 के साथ निकालोगे, नीचे माइनस नहीं आता ऊपर भेज दो, तो -2/3। आप C1 का रेशियो C2 के साथ निकालोगे, इसका मतलब इस -5 का रेशियो इस -7 के साथ निकालोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5/7 आ गया। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो A1 का रिजल्ट 3/2, B1 का -2/3, C1 का 5/7। सबसे पहले देखने में ये समझ आ गया कि यहाँ पर जो A वाला पोर्शन है वो इक्वल नहीं है B वाले पोर्शन के। आप देख सकते हैं 3/2, 2/3 इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। और मैंने आपको बताया है चाहे यूनिक हो इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट वाला है। क्या आपको ये बात समझ आई? जबकि क्वेश्चन नंबर अगर 2 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर 2x, मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट है, 2x - 3y = 8, और आपके पास यहाँ पर है 4x - 6y और = 9। ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है। सबसे पहला काम फिर से वही होगा, +8 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 2x - 3y - 8 = 0, और यहाँ पर आपके पास 4x - 6y + 9 इस तरफ आके -9 = 0। फिर से आपको वही काम करना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 का रिजल्ट कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -8। सेम वैसे ही यहाँ पर A2 का रिजल्ट 4, B2 का रिजल्ट -6 और C2 का रिजल्ट आपके पास -9। क्या आपको ये समझ आ रहा है? फिर से वही काम, A1 का रेशियो किसके साथ? A2 के साथ, मतलब इस 2 का रिजल्ट इस 4 के साथ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आ गया। सेम वैसे ही अपने B1 का रिजल्ट B2 के साथ, B1 कितना है? -3, B2 कितना है? -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। सेम वैसे ही अपने C1 का रिजल्ट C2 के साथ, मतलब इस -8 का रिजल्ट यहाँ पर इस -9 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8/9 आ गया। बात आपको समझ आ रही है? ध्यान से देखिए, A वाला पोर्शन और B वाला पोर्शन आपस में इक्वल है, लेकिन C वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं है आपका C1/C2 के। और ये रिजल्ट तो नो सॉल्यूशन वाला होता है ना, पैरेलल वाला। इसका मतलब आपके पास कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो आपको पता है कि जिसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम लोग यहाँ पर इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो क्या आपको ये भी समझ आया? उसके बाद देखिए, इसी थर्ड का यहाँ पर थर्ड पार्ट है आपके सामने, और इक्वेशन है यहाँ पर 3/2x प्लस का 5/3y और = 7, जबकि इस तरफ है आपके पास यहाँ पर 9x - 10y और = में आपके पास है यहाँ पर 14। ये आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है। सबसे पहला काम वही, ये जो प्लस का 7 है वो इस तरफ आके माइनस होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं, = क्या बचेगा? 0। ये प्लस का 14 इधर आके माइनस हो जाएगा और = में आपके पास क्या बचेगा? 0। अब ध्यान से समझना, फिर वही काम, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो जो A1 का रिजल्ट है वो आपके पास 3/2 आ गया, जो B1 का रिजल्ट है वो आपके जो B1 का रिजल्ट है वो आपके पास 5/3 आ गया, जो C1 का रिजल्ट है वो ये वाला -7 आ गया। वैसे ही जो A2 का रिजल्ट है वो आपके पास 9 आ गया, जो B2 का रिजल्ट है वो -10 आ गया, और जो C2 का रिजल्ट है वो आपके पास -14 आ गया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आपको फिर से वही करना है, अपने A1 वाले रिजल्ट को A2 के साथ देखिए, A1 कितना है? 3/2 और A2 कितना है? 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या ऐड कर सकते हो? 1।
क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर ये जो 1 लिखा है वो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 1 जा 3 और ये 9 2 जा बीच वाला 18, फाइनली 3 1 जा 3 3 6 जा 18, मतलब 1/6 आ गया। सेम वैसे ही अपना b1/b2 फाइंड करो। जो आपके पास b1 है वो यहाँ पर 5/3 है और जो आपके पास b2 है वो -10 है। नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लेट कर सकते हो तो माइनस का 10/1 आ जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला, तो 5 1 जा 5 और नीचे की तरफ 10 3 जा -30, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो -1/6 आ गया। वैसे ही अपने C1 का रिजल्ट C2 के साथ, C1 माइनस का 7 है और C2 माइनस का 14 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 1/2 आ गया। तीनों के तीनों रिजल्ट आ चुके हैं। अब बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात देखो, A1 का पोर्शन 1/6 है और B1 वाला पोर्शन माइनस का 1/6 है। A1 और B1 ही आपस में इक्वल नहीं है। सबसे पहले वाला केस आ गया। उस वाले केस में क्या होता है कि जो A1/A2 होता है वो इक्वल नहीं होता B1/B2 के। यहाँ पर 1/6 तो इक्वल है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। जब यहीं पर गलत हो गया तो हम पहले ही कह देंगे कि जो A वाला पोर्शन है वो B वाले पोर्शन के इक्वल नहीं है, और जब वो B वाले पोर्शन के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला केस एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। इसी का फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका है आपके सामने, थर्ड का फोर्थ पार्ट। 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर है आपके पास माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। सबसे पहला काम वही, ये प्लस 11 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस 22 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास 0। A1 B1 C2 C1 A2 B2 C2। तो जो A1 का कोऑर्डिनेट है वो 5 आ गया, B1 का कोऑर्डिनेट -3 और C1 का कोऑर्डिनेट -11। सेम वैसे ही जो A2 का कोऑर्डिनेट है वो -10, B2 का कोऑर्डिनेट है वो 6 और जो C2 का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 22 आ गया। ये आपको समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करना है, A वाले पोर्शन को लेना है। मतलब आप अपने A1 को डिवाइड करो A2 के साथ। A1 कितना है 5 और A2 कितना है -10। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो -1/2 आ गया। आप B1 वाले का रिजल्ट लो B2 वाले के साथ। B1 -3 है और B2 आपके पास 6 है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, -1/2 आ गया। आप C1 वाले को ले लो, C1 -11 है, C2 आपके पास 22 है, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, -1/2 आ गया। A वाला पोर्शन भी -1/2, B वाला भी -1/2, C वाला भी -1/2। तीनों के तीनों रिजल्ट आपस में क्या हो गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो गए, और तीनों के इक्वल होने का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ना, वो यूनिक हो वो इनफाइनाइट हो, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन तो है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट बचा है, यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है मुझे काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके। तो इसी का फिफ्थ पार्ट है कि 4/3x। इसमें अब हम लोग बोर भी हो गए, क्योंकि यही चीज बार बार कर रहे हैं और काफी इजी भी है। कुछ हार्ड होता तो समझाना पड़ता, तो चलो ठीक भी है। यही चीज बार बार कर रहे हैं जो काफी इजी है, तो बोरियत हो जाती है इसमें थोड़ा सा। देखो ध्यान से, फिर से एक बार ये प्लस का 8 इस तरफ आके माइनस होगा, तो -8 इज इक्वल टू 0, +12 इस तरफ आके माइनस, तो -12 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, A1 का कोऑर्डिनेट है आपका 4/3, B1 का कोऑर्डिनेट 2 और C1 का कोऑर्डिनेट -8। A2 का कोऑर्डिनेट है आपका 2, B2 का कोऑर्डिनेट 3
और C2 का कोऑर्डिनेट -12। समझ रहे हो ना? x के मल्टीप्लाई A1, y का B1 सिर्फ C1, x का A2, y का B2 सिर्फ C2। हाँ, आप क्या करो, A1 को डिवाइड करो A2 के साथ, मतलब 4/3 को डिवाइड करो 2 से। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा 1, तो 2/1 से। सबसे नीचे सबसे ऊपर बीच वाला, तो 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। आपको पता है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब रिजल्ट आ गया 2/3। ऐसे ही बी वाले पर आ जाओ। B1 का रिजल्ट B2 के साथ चेक करो, ये है 2 और B2 है आपका 3, कुछ और सॉल्व तो नहीं हो सकता, तो 2/3। C1 वाले का रिजल्ट C2 के साथ चेक करो, माइनस का 8 और यहां पर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 आ गया। तो आप देख सकते हो A1 वाले का सॉल्यूशन भी 2/3, B वाले का भी 2/3, C वाले का भी 2/3। तीनों के तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, और तीनों रिजल्ट होने का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होने का मतलब कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था, ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, और आपको यहां पर ये देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर यहां पर इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। मतलब दो चीजें हैं क्वेश्चन में करने के लिए। सबसे पहले ये देखना है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सॉल्यूशन दो कैटेगरी में एग्जिस्ट करता था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दोनों में से कुछ भी आएगा तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट। ये आपको समझ आया? अब अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या होगा। कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। जैसे 4th का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसके यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने की कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी पड़ता है कि आप सारे के सारे रिजल्ट को उठा के लेफ्ट में ले आओ। जैसे ये प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 10 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास 0। ये आपका यहां पर रिजल्ट आ गया। अब इस तरफ x का कोएफिशिएंट A1, y का B1 सिर्फ वैसा C1, इधर x का A2, y का B2 सिर्फ कांस्टेंट C2। प्लस माइनस को लेके चलना है, तो जो A1 है x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, जो B1 है y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, जो C1 है वो सिर्फ ये वाला कांस्टेंट माइनस का 5, जो A2 है वो सिर्फ ये वाला 2, जो B2 है वो सिर्फ ये वाला 2, और जो C2 है वो ये वाला माइनस का 10। क्या आपको सबसे पहले ये समझ आया? अब आपको A1 का रेशियो A2 के साथ चेक करना है, मतलब 1 का रेशियो 2 के साथ, तो 1/2। आपको B1 का रेशियो B2 के साथ चेक करना है, मतलब 1 का रेशियो 2 के साथ, तो 1/2। आपको C1 का रेशियो C2 के साथ करना है, मतलब -5 का रेशियो -10 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया। तीनों के तीनों रिजल्ट 1/2, 1/2, 1/2। मतलब आपका जो A1/A2 है, जो B1/B2 है, जो C1/C2 है, वो तीनों आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होती है? कंसिस्टेंट, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन है ना, वो एक हो वो बहुत सारे हो, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है? अब ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, बाय ग्राफिकली मेथड इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ूंगा, और वो मेरे पास है x + y - 5 = 0। आपको पता है किसी चीज को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए एक बार x को 0 पुट करो ताकि y कोऑर्डिनेट आ जाए, एक बार y को 0 पुट करो ताकि x का कोऑर्डिनेट आ जाए। मैं यहां पर अगर x को 0 पुट करूंगा
तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 5 उस तरफ आके प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। सेम वैसे ही अगर y0 पुट करूंगा तो आपके पास ये 0 हो गया, x बचा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 उस तरफ जाके प्लस, तो x आपके पास 5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूंगा तो वो है आपके पास 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने यहां पर x की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा खत्म, आपके पास बचा 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इस तरफ आके प्लस हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 10, 2 5 जा 10 होता है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। सेम वही काम y की जगह 0 पुट करके करो तो ये खत्म हो गया, क्या बचा 2x, ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x भी आपके पास 5 आ गया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यहां पर अपना आपका कार्टेशियन प्लेन है, आप लोग देख सकते हो। पहले वाले रिजल्ट में x भी 5 y भी 5, अब यहां 1 2 3 ऐसे ही 4, लास्ट में 5, 1 2 3 4 और यहां ऊपर की तरफ 5। तो x भी 5 है, y भी 5 है, x आपका 5 ये रहा, y आपका 5 ये रहा, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इस लाइन का। क्या आपको बात समझ आ रही है? जबकि इस लाइन पर आओगे तो यहां भी x 5 है और यहां भी y आपका 5 है, मतलब फिर से आपको यही 5 और फिर से आपको यही 5, फिर से दूसरी वाली लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, और आप देख भी सकते हो इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट में मैंने बताया था कि दो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, और जब दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आती हैं इसका मतलब हर एक पॉइंट पर, यहां 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 हर एक पॉइंट पर, इस लाइन पर जितने इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आते हैं हर पॉइंट पर लाइन ने एक दूसरे को टच करा होगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ग्राफ आपने ये बना दिया, क्वेश्चन वाला पूछेगा बताओ इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, तो आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख दोगे। अगर वो एक आधे की बात करें तो 0 5 5 0 कुछ भी यहाँ पर बता दो, किसी भी पॉइंट को ले लो, परपेंडिकुलर डाल दो, सॉल्यूशन है। किसी भी पॉइंट को ले लो, परपेंडिकुलर डाल दो, सारे इसके यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बस यही हमें यहाँ पर करना था। रिजल्ट कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली मेथड फाइंड करा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया। कोई सा भी पॉइंट ले लो, उठा लो, जबकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है तो हर पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, एक आधा पूछे तो बता दो। क्वेश्चन वाले ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक आधा बताओ, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्या आपको ये समझ आया? जबकि आपके पास यहाँ पर जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही फाइंड करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताओ बाय ग्राफिकली। तो सबसे पहला काम वही, ये +8 इस तरफ आके माइनस, इधर क्या बचा 0, +16 इधर आके माइनस, इधर क्या बचा 0। a1 का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 के मल्टीप्लाई में 1 है, जो b1 है वो y के मल्टीप्लाई में -1, जो c1 है वो ये वाला -8, जो a2 है वो ये वाला 3, जो b2 है वो ये वाला -3, और जो आपके पास c2 है वो ये वाला -16। ये आपको समझ आया? वही काम करना है, अपने a1 का रिजल्ट a2 के साथ फाइंड करो, मतलब 1 का रिजल्ट इस 3 के साथ फाइंड करो तो 1/3। b1 का b2 के साथ देखो, b1 -1, b2 -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3 आ गया। c1 का रिजल्ट c2 के साथ देखो, c1 -8 और c2 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 तो 1/2 आ गया। यहां पर a वाला पोर्शन b वाला पोर्शन दोनों के दोनों 1/3 है, मतलब a1/a2 इक्वल तो आ गया b1/b2 के, लेकिन जो ये c1/c2 है वो 1/2 है, और 1/2 1/3 के इक्वल नहीं होता। तो a1 और b1 वाला पोर्शन इक्वल है, लेकिन जो c1 वाला पोर्शन है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल वाली कंडीशन में आता है। और नो सॉल्यूशन के पास आप जानते हो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं,
और जो इक्वेशन आपके पास इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाय ग्राफिकली मेथड या किसी भी अनदर मेथड से हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या फोर्थ का सेकंड पार्ट भी समझ आया?